हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज में छत्तीसगढ़ का जो विभिन्न जो पद हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है चुनाव किए जाते हैं, संपन्न कराए जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज से संबंधित चुनाव कौन कराता है। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव करवाता है वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आज हम क्या करेंगे, विस्तार से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे जो राज्य निर्वाचन आयोग में, ठीक है, जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही वृहद रूप में होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। जो किसी भी जिला स्तर पे अलग अधिकारी जो है नियुक्त किए जाते हैं, है ना। खंड क्षेत्र, ब्लॉक क्षेत्र में और पंचायत क्षेत्र में अलग अलग अधिकारी क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों सीधे हम चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले होता है जो पंचायती जो निर्वाचन जो होता है, ठीक है, वो पंचायती जो निर्वाचन है जो राज्य स्तर पे जो पंचायत का जो चुनाव है कौन क्या करवाता है, इसको एग्जीक्यूट करवाता है, वो है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत से संबंधित जितने भी चुनाव क्या कराए जाते हैं वो संपन्न कराए जाते हैं। अब इसमें सबसे 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। पहला है हमारा क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, ये जिले में क्या होता है, केवल एक अधिकारी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा जो है रिटर्निंग अधिकारी होता है। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी के बाद सबसे पावरफुल अधिकारी कौन होता है, आपका रिटर्निंग अधिकारी होता है। और सबसे लास्ट तीसरा जो होता है रिटर्निंग अधिकारी के बाद क्या होता है, हमारा पीठासीन अधिकारी होता है। और जो चौथा होता है हमारा मतदाता अधिकारी होता है, जो पोलिंग बूथ के पास क्या होता है, वो खड़ा रहता है। अब बात करते हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारी का काम क्या होता है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो क्या होता है, क्योंकि एक राज्य है, राज्य के अंदर जिले आते हैं और उस जिले में क्या होगा, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, जिसका चुनाव कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी का क्या किया जाएगा, जो चुनाव है, ठीक, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। इसका मुख्य काम क्या रहेगा, इसका मुख्य काम क्या रहेगा, जिले के अंदर जितने भी चुनाव जो हो रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना, उसको बकायदा पर्यवेक्षण करना, उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, उसको क्या करना, दिशा निर्देश देना। अर्थात उसकी भूमिका क्या होती है, पर्यवेक्षण का काम होता है, निर्देशन का काम होता है, निर्वाचन का संचालन कैसे किया जाए, कैसे करना है, ठीक है, समस्त कार्यों का क्या किया जाता है, क्रियान्वयन क्या किया जाता है। तो इसके ये महत्वपूर्ण क्या होते हैं, कार्य होते हैं। अब जो इनके जो सहयोगी हैं, सहयोगी के तौर पर इनके कौन कार्य करता है, तो सहयोगी के तौर पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनका सहयोगी होता है उप जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, कौन रहता है, आपका उप जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। इसमें यदि हम विशेष बात करते हैं, मुख्य रूप से यदि जिला निर्वाचन अधिकारी, तो इसका जो पद रहता है जिले में केवल एक ही पद होता है, इसका और कोई 2-3 जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं होता है, वही सबसे क्या होता है, पावरफुल होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, इसका जो नियुक्ति होता है, जो रिटर्निंग अधिकारी की जो नियुक्ति होती है, इनकी जो नियुक्ति है राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सहमति से होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है, जो रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं ये क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए क्या किए जाते हैं, जिले के अंदर आने वाले किसी भी खंड हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है, उसके लिए क्या किए जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। और इसकी जो नियुक्ति होती है या तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा या राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से कौन करता है, हमारा जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो रिटर्निंग अधिकारी होता कौन है। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी होता कौन है, तो रिटर्निंग अधिकारी क्या होता है, वो नायब तहसीलदार के पद से निम्न श्रेणी का नहीं हो सकता। ठीक है, जो रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा वो क्या काम करेगा, उसका जो है भूमिका रहेगी कि वो नायब तहसीलदार के पद से छोटा नहीं होगा। अर्थात वो एसडीएम का पद हो सकता है, वो डिप्टी कलेक्टर का पद हो सकता है, या सेकंड क्लास कोई भी अधिकारी का पद क्या है, वो हो सकता है, लेकिन उससे नीचे का नहीं होगा। ये चीज आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, बात को कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, ये क्या रहेगा, नायब तहसीलदार। हाँ, अब क्या होता है, जो जनपद पंचायत है, ठीक है, जो जनपद पंचायत रहता है उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहता है, तो जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर रहता है आपका नायब तहसीलदार।
याद रखना है। दूसरी चीज है, जो ग्राम पंचायत के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहता है, तो ग्राम पंचायत के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकता है, आपके रिटर्निंग ऑफिसर ग्राम पंचायत के लिए भी रिटर्निंग अधिकारी कौन हो सकता है, आपका नायब तहसीलदार हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में आएंगे, आपको याद रखना है, वो ग्राम पंचायत के लिए भी होगा और जनपद पंचायत के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो, अब इसमें विशेष देखते हैं, विशेष क्या है, एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। हमको पता है कि एक जिले में, है ना, एक जिले में अनेक प्रकार के खंड होते हैं, जनपद पंचायत होते हैं, तो भाई इसकी देख रेख करने के लिए, इसके संचालन के लिए क्या करते हैं, इनके मूल्यांकन के लिए एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। और जो भी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ही क्या किया जाता है, आप देखे होंगे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष भी जितने जो विधायक होते हैं, जो नेता होते हैं, क्या करते हैं, अपना नामांकन पत्र क्या करते हैं, दाखिल करते हैं। नामांकन पत्र जो है रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष ही क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब तीसरा आता है पीठासीन अधिकारी। ठीक है, पीठासीन अधिकारी किसको जो है कौन नियुक्त, पीठासीन अधिकारी को कौन नियुक्त करता है, पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, उस क्षेत्र का जो है क्या करेगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर ही पीठासीन अधिकारी की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। किसके अनुमति से, वो करेगा जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति से क्या करेगा, वो नियुक्ति करेगा। याद रखना है, वो क्या करेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमति से क्या करेगा, वो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, वो नियुक्त करेगा। अब क्या होगा, जो पीठासीन अधिकारी जो रहते हैं, ठीक है, ये प्रत्येक मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी क्या रहता है, उपस्थित रहता है, या वो क्या किए जाते हैं, वो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हमारे जो पीठासीन अधिकारी है, ये क्या कर सकते हैं, ये वहां पर उपस्थित जो मतदान कराने के लिए भी अनेक प्रकार के अधिकारी जो उपस्थित रहते हैं, उनके बीच में से एक किसी को क्या कर सकते हैं, मतदाता अधिकारी के रूप में क्या कर सकते हैं, उसको नियुक्त कर सकते हैं। ये याद रखना है, जो पीठासीन अधिकारी का पावर क्या रहेगा, वो मतदाता अधिकारी को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। यदि मतदाता अधिकारी क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, इन दैट केस, यदि मतदाता अधिकारी क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, जो पीठासीन जो अधिकारी रहेगा वही क्या करेगा, है ना, वही पीठासीन अधिकारी जो है मतदाता अधिकारी के रूप में भी क्या करेगा, वो काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पावरफुल यदि हमको जो होता है, ये रिटर्निंग अधिकारी का ही क्या रहता है, काम रहता है। जो नामांकन फॉर्म को जमा कराना, उसको रद्द कराना, है ना, नामांकन फॉर्म को क्या कराना, जो नामांकन फॉर्म जो रहते हैं ना, इसको क्या करना, भरने का काम, ठीक है, या रद्द करने का काम क्या रहता है, रद्द करने का काम किसके पास रहता है, ये रिटर्निंग अधिकारी के पास जो है रहता है। ठीक है, दोस्तों जो नामांकन की जो प्रक्रिया होती है, महत्वपूर्ण जो है चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, जितने भी जो उम्मीदवार रहते हैं, जिसमें आपके पंच से लेकर सरपंच, उसके बाद जनपद पंचायत, जिला पंचायत के जितने भी सदस्य रहते हैं, ये इनको प्रक्रिया से होकर क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जो भी सदस्य रहते हैं उनको अपना नामांकन पत्र, शपथ पत्र आदि क्या करना रहता है, जमा करना पड़ता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया में होता क्या है। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, ये प्रस्तावक या उम्मीदवार के द्वारा क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। पहला चीज अपने को याद रखना है, जो फॉर्म जो नामांकन पत्र होता है, ये या तो प्रस्तावक करेगा, ठीक है, या तो प्रस्तावक करेगा, या जो खुद स्वयं उम्मीदवार है, ठीक है, उसके द्वारा जो है फॉर्म जो है नामांकन पत्र जो है जमा किया जाएगा। अब प्रस्तावक कहने का मतलब क्या है, जो भाई वो उसको मतलब वो व्यक्ति जो है पसंद है, ठीक है, जो सामने जो भी व्यक्ति खड़ा हुआ है उम्मीदवारी के लिए, वो व्यक्ति उसको पसंद है, वही उसको जिताना चाहता है, तो उसमें से एक व्यक्ति क्या रहेगा, वो प्रस्तावक कहलाएगा। ठीक है, उसके द्वारा भी फॉर्म जो है जमा किया जाता है। दूसरा चीज है, ये क्या किया जाता है, केवल रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष ही आपका ये जमा किया जाता है। ये जो फॉर्म है केवल रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जो है जमा किया जाता है। और क्या है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम ये नामांकन फॉर्म जो है जमा करते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, एक तो शपथ पत्र, ये घोषणा पत्र होता है, सॉरी यहाँ पर है आपका शपथ पत्र या स्वघोषणा पत्र जो है आपको जमा करना पड़ता है। दो चीज आपको।
अब देखते हैं, सबसे पहले आता है यदि आप पंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो यदि आप पंच का चुनाव जो है लड़ रहे हैं तब आपको नामांकन पत्र जमा करना पड़ेगा। दूसरा चीज होता है जमानत राशि जो है आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है जो जमानत राशि है, ठीक है, जमानत राशि जो है 50 रुपए है आपके अनारक्षित के लिए, जनरल कोटा के लिए, और 25 रुपए है आपके ST SC OBC या महिला वर्ग के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और पंच के लिए यदि आप पंच का जो है पद चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको पता है पंच उतना जो है पावरफुल नहीं होता, इसलिए उसको ना तो शपथ पत्र की जरूरत पड़ती है और न ही स्वघोषणा पत्र की जरूरत पड़ती है। तो याद रखना है पंच का चुनाव लड़ते समय न तो हमको शपथ पत्र जमा करना पड़ता है और ना ही स्वघोषणा पत्र अपने को जमा करना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसको आपको क्या करना है, ये याद रखना है दोस्तों। दूसरा है आपका सरपंच का पद यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तब आपको नामांकन पत्र तो जमा करना ही पड़ेगा। दूसरा है जमानत राशि कितना रहेगा, जमानत राशि रहेगा आपको 1000 रुपये जनरल कोटा के लिए और 500 रुपये उसका जस्ट 1.5 रहेगा आपका ST SC और OBC वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है क्या, जो सरपंच का जो चुनाव जो लड़ता है, ठीक है, उसके लिए शपथ पत्र क्या जमा करना पड़ता है क्या? नहीं, इसके लिए शपथ पत्र जमा नहीं करना पड़ता है। इसके लिए स्वघोषणा पत्र क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें। स्वघोषणा पत्र जो है किसमें जमा करेंगे, हम जो है सरपंच में जमा करेंगे, शपथ पत्र हमको जमा करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा आता है जनपद पंचायत के चुनाव लड़ते समय। जनपद पंचायत के चुनाव लड़ते समय हमको ध्यान रखना है नामांकन पत्र भी इसमें आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जमानत राशि कितनी रहेगी इसमें, 2000 रुपये रहेगा जनरल कोटे वालों के लिए, जस्ट इसका 2 गुना हो जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। सरपंच से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, और इसमें भी इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सबका यहाँ से 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, सरपंच का देख रहे हो यहाँ पर 1000 है, जनपद पंचायत का 2000 है और जिला पंचायत का 4000 हो जाता है। ये 500, 1000 और ये 2000। ठीक है, तो यहाँ पर जनपद पंचायत के 2000 रुपये रहेगा, जनरल कोटा के लिए 1000 रुपये रहेगा आपका ST SC और OBC और महिला वर्ग के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, आपका शपथ पत्र की जरूरत पड़ती है, स्वघोषणा पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है ना। याद रखना है जो जनपद पंचायत है उसमें ना तो केवल शपथ पत्र की जरूरत पड़ती है, स्वघोषणा पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है जिला पंचायत, लास्ट आपका नामांकन पत्र आप जमा करेंगे, प्रस्तावक या खुद उम्मीदवार जमा करेगा। जमानत जो राशि है इसमें आपका रहेगा 4000 रुपये रहेगा और जो ST SC OBC कोटा के लिए कितना रहेगा आपका 2000 रुपये रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, शपथ पत्र जमा करना पड़ेगा और स्वघोषणा पत्र जो है आपको जमा करना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये इम्पॉर्टेंट चीज है आपके व्यापम एग्जाम में या CGPSC प्री में आपको प्रमुखता से इस सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। रिटर्निंग अधिकारी है ना, आपके जिला निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के बारे में, और जो है जो नामांकन जो जमा करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती है। तो इस सब बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे आपके लिए वीडियो क्या करते रहूँ, बनाते रहूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।